हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। एंड ये वो समय है जिस समय कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, आपके माइंड की कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। तो इस समय आप खुद को नेगेटिव एनर्जी से दूर रखें, नेगेटिव इन्वायरमेंट से दूर रखें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग साइंस से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर आप इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ से इसी तरीके का क्वेश्चन क्या होता है तो बनता है। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें क्या कहा गया है कि जो मेंस्ट्रुएशन जो होती है, मतलब मेंस्ट्रुएशन का जो साइकिल होता है वो मंथली होता है। तो व्हाट चेंज कैन बी एक्सपेक्टेड इफ़ फर्टिलाइजेशन डज अकर। ये जो मेंस्ट्रुएशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो मैं इसको स्टूडेंट्स फिगर के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। व्हाट? दिस इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ये इसको कहते हैं ओवरी, ठीक है। यहाँ पर एग का फॉर्मेशन होता है। क्या? एग का फॉर्मेशन होता है, या मीन्स ओवा का फॉर्मेशन होता है। अब ये हमारा फेलोपियन ट्यूब है, तो इस फेलोपियन ट्यूब से अब यहाँ पर जो एग का जो फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ से एग इस फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ पर आता है तो यूट्रस में आता है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जब एग आया तब यूट्रस के ये जो इनर वाला वाल है, यूट्रस का जो ये इनर वाला वाल है, यूट्रस का जो इनर वाला वाल है, इसको मैसेज जाता है कि तुम अपने आप को क्या करो, आप मोटा करो, अपने लेयर को क्या करो तो थिक करो। तो ये अपने आप अपने लेयर को क्या करना कर देता है स्टार्ट, तो थिक करना स्टार्ट कर देता है। ओके, अब यहाँ पर जो ये एग आया है, मीन्स ये जो ओवा आया है, जब ये फर्टिलाइज हो जाता है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये जो परत है, ये जो लेयर है, तो ये थिक हो चुका है, तो ये लेयर थिक हो चुका है, तो इस एम्ब्रियो को, यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनेगा उसको क्या चीज़ का, ये सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि ये अपना लेयर को आखिर क्यों मोटा कर लिया, क्यों थिक कर लिया? क्योंकि यही लेयर, इसको यही जो मोटा परत है, इसको सपोर्ट देता है। किसको? तो एम्ब्रियो को सपोर्ट देता है। ओके, किसको सपोर्ट देता है तो एम्ब्रियो को सपोर्ट देता है। अब देखिए क्या है, जब यहाँ पर ये जो एग आया है, ये जो एग आया है, ये एग अगर फर्टिलाइज नहीं हो तब क्या होता है? एग जब यहाँ पर फर्टिलाइज नहीं होता है तो कुछ समय के बाद ये एग क्या होता है, धीरे धीरे इधर से होके क्या होने लगता है तो निकलने लगता है। और ये जो लेयर जो थिक हुआ था, ये जो लेयर थिक हुआ था, ये भी क्या होने लगता है तो डिस्चार्ज होने लगता है। और वो ब्लीडिंग के थ्रू क्या होता है स्टूडेंट्स, वो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकलने लगता है। वजीना के थ्रू क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बाहर निकल जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन जब हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो लेयर है, ये लेयर यहाँ पर बना ही रहेगा। क्या होगा, ये लेयर यहाँ पर बना हुआ ही रहेगा। तो यहाँ पर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये लेयर यहाँ से डिस्चार्ज नहीं होगा, मतलब लेयर का डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, लेयर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, जिस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या हो जाता है तो ब्लॉक हो जाता है। ओके, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। कहाँ पर? तो क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर बोला है कि मेंस्ट्रुएशन इज़ अ मंथली साइकिल इन फीमेल। फीमेल में ये जो होता है मंथली साइकिल होता है, फिक्स डेट में होता है। हाउएवर इफ़ फर्टिलाइजेशन हैपन, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो मेंस्ट्रुएशन विल नॉट अकर। तो मेंस्ट्रुएशन क्या होता है तो मेंस्ट्रुएशन पर इफेक्ट पड़ता है और मेंस्ट्रुएशन साइकिल मीन्स नहीं होता है। तो व्हाट डज कैन बी एक्सपेक्टेड इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। अगर मेंस्ट्रुएशन मतलब अगर फर्टिलाइजेशन एग का जो नहीं हो, अगर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो मेंस्ट्रुएशन
मीन्स व्हाट चेंज कैन बी एक्सपेक्टेड इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते रहेगा। ओके, अब नाउ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहा है। देखिए, इसमें कहा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर अ रियल थ्रेट टू द मैनकाइंड। मतलब सेक्सुअली, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसटीडीज़ वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एसटीडीज़ भी बोलते हैं। किसको? तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ मीन्स, इसका तो अगर आपने पढ़ा होगा तो इस एसटीडी का मीन्स आप जानते होंगे। तो यहाँ पर 2 डिजीज़ का नाम बताना है। देखिए यहाँ पर बोला है, कैन यू गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ एसटीडी काउज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। इच मीन्स बैक्टीरिया से जो ये एसटीडीज़ जो होता है ह्यूमन में, तो एक इसमें आता है गनोरिया। क्या? तो एक आता है गनोरिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आता है, गनोरिया किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है। एंड नेक्स्ट जो है जो वायरस से होता है, दैट इज एड्स। क्या? एड्स, है ना। ये किससे होता है? तो वायरस से होता है। अब कहता है कि इस ये एसटीडी नहीं हो तो जब सेक्सुअली इंटरकोर्स के समय में क्या होना चाहिए? तो कॉन्डोम का यूज करना चाहिए। किसका यूज करना चाहिए? तो ये एसटीडीज का खतरा नहीं होता है। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर बोला है, कैन यू गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ एसटीडी काउज बाय बैक्टीरिया। तो एक तो हो गया गनोरिया, एंड एक हो गया वायरस से जो कि एड्स हो गया। एंड सजेस्ट वे टू प्रिवेंट इट। मतलब एसटीडी नहीं हो, इसका प्रिवेंशन के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो इंटरकोर्स, सेक्सुअली इंटरकोर्स के टाइम पर हम लोगों को क्या पहनना चाहिए? तो कॉन्डोम। ओके, नाउ लेट्स अनदर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा गया है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है देख लीजिए कि यहाँ पर दो वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। आउट ऑफ द 2 वायर्स P एंड Q, मीन्स ये वायर P है, ये वायर Q है। अब इसका लेंथ L है, मतलब P वाला जो वायर है इसका भी लेंथ क्या है? L है। ये Q वाला वायर का भी लेंथ L है, ठीक है। दोनों का लेंथ है L ही है, दोनों का लेंथ क्या है? तो L ही है। अब देखिए इसका जो एरिया है, ये जो वायर P है, वायर P का जो एरिया है क्या दिया हुआ है? A दिया हुआ है। एंड इसका जो एरिया क्या दिया हुआ है? A/2 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि विच वन हैज़ ग्रेटर रेसिस्टेंस, इसमें से किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को कि एरिया जो होता है स्टूडेंट्स, एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? तो रेसिस्टेंस का। इसका मीन्स क्या होता है कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम हुआ स्टूडेंट्स तो रेसिस्टेंस कम होगा। अब देखिए इसमें रेसिस्टेंस इसमें और इसमें अगर बात करें, रेसिस्टेंस किस में कम होगा? तो जाहिर सी बात है कि इसका एरिया बड़ा है तो मतलब इसमें रेसिस्टेंस कम होगा, इसका एरिया छोटा है तो इसमें रेसिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अनदर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज़ ऑर्गन अलाइंड इन, वही मैंने जो बोला था उस समय में यूट्रस को लेकर जो बोला था। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर ए में बताना है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब कहाँ पर अकर होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो अकर होता है स्टूडेंट्स वो कहाँ होता है? देखिए ये जो फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना, ये फेलोपियन ट्यूब, यहीं पर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो होता है ना। तो यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो वही हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो यही है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब प्रोडक्शन ऑफ एग कहाँ होता है? तो प्रोडक्शन ऑफ एग जो होता है, ये जो ओवरी है, इस ओवरी में ही होता है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इम्प्लांटेशन कहाँ पर होगा? तो इम्प्लांटेशन ये जो यूट्रस है ना स्टूडेंट्स, दिस इज द प्लेस, व्हाट? दिस इज द प्लेस वेयर इम्प्लांटेशन साइट, दिस इज द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। ओके, एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज एंट्री ऑफ स्पर्म, मीन्स यूट्रस में जो है स्पर्म का एंट्री कहाँ से होता है? अब ये जो स्पर्म का एंट्री होगा स्टूडेंट्स, दैट इज ये वाला प्लेस से होगा। और इस वाले प्लेस का नाम क्या है स्टूडेंट्स? बता सकते हैं?
दिस इज वजीना एंड दिस इज अ प्लेस कर्विक्स. व्हाट? दिस इज द प्लेस ऑफ कर्विक्स. स्पर्म जो एंटर करता है स्टूडेंट्स वजीना से, ये जो पार्ट है, व्हाट? दिस इज द पार्ट फ्रॉम वेयर स्पर्म एंटर इनटू द यूट्रस थ्रू कर्विक्स. हेलो, ओके स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स अनदर क्वेश्चन. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है स्टूडेंट्स कि एन एटम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. तो सबसे पहले इन सभी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 + 8 10 + 5 मीन्स 15 हो गया ना. तो मीन्स ये जो एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या चीज़ को बताता है? तो ये बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को. क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है. ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? तो 15 इलेक्ट्रॉन्स है. तो अब हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि अगर कोई भी एटम है स्टूडेंट्स, कोई भी क्या है एटम है, तो उसमें अगर 15 इलेक्ट्रॉन है, क्या 15 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 15 प्रोटॉन भी होगा स्टूडेंट्स. इसमें अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो 15 प्रोटॉन भी होगा. इसलिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन स्टूडेंट्स? तो 15 हो जाएगा. ओके, नाउ लेट्स अनदर क्वेश्चन. इज इट अ मेटल और नॉन मेटल? मीन्स आपको बताना है कि ये जो है मेटल है या नॉन मेटल है. अब देख लीजिए यहाँ पर इसका ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, क्या ऑक्टेट को, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 है, 8 है, 5 है. तो ये जो एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेना पड़ेगा. तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? इस एलिमेंट को तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा. इस वजह से क्या, तो इस वजह से ये नॉन मेटल बन जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल का ही प्रॉपर्टी होता है क्या? तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का. मेटल का तो प्रॉपर्टी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करने का. ओके, सो इट इज अ मेटल और नॉन मेटल? तो इट इज अ नॉन मेटल. एंड नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी. अब देखिए स्टूडेंट्स, कह रहा है कि एन एलिमेंट वाई विथ एटॉमिक नंबर 7 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन. मतलब एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, मीन्स ये नाइट्रोजन होगा. ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है. क्या करता है? तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है. तो ये क्या बनाएगा? तो N2O बनाएगा, है ना, N2O बनाएगा. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कह रहा है कि रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड. मतलब N2O के बीच में जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड होगा. तो फॉर्म अ कोवैलेंट ऑक्साइड. अच्छा, ये जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? कोवैलेंट ऑक्साइड होगा, क्योंकि इसके बिटवीन में जो बॉन्ड होगा स्टूडेंट्स वो कैसा होगा? तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा. इसलिए ये जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? कोवैलेंट ऑक्साइड होगा. अब यहाँ पर कह रहा है कि प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ दिस ऑक्साइड. तो ये जो इस ऑक्साइड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? मीन्स एसिडिक होगा या बेसिक होगा? क्या, या तो एसिडिक होगा या तो बेसिक होगा. तो क्या होगा? हम लोग इस बात को पढ़े हैं कि अगर कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड वाला कंपाउंड है तो उसका जो नेचर होगा, उसका नेचर कैसा होगा? तो उसका नेचर एसिडिक होगा. क्या होगा? तो एसिडिक होगा. अब देखिए नाइट्रोजन भी आपको नॉन मेटल, ऑक्सीजन भी आपको नॉन मेटल, दोनों रिएक्शन किया तो दोनों के बीच में क्या होगा? दोनों कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? दोनों हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है. और पी ब्लॉक के एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्शन करता है तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. अब कोवैलेंट बॉन्ड जिस भी एलिमेंट के बिटवीन में रहेगा वो किस तरीके का मतलब कैरेक्टर को शो करेगा? वो कैरेक्टर करेगा एसिडिक. क्या? वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करेगा. वहीं अगर मान के चलिए एक मेटल रहता, एक नॉन मेटल रहता, तो वहाँ पर आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता. तब वहाँ पर उस कंडीशन में क्या होता? तो वहाँ पर वो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता आयोनिक होता और वहाँ पर जो कैरेक्टर शो होता दैट इज़ बेसिक, है ना. इसलिए यहाँ पर क्या होगा? इसका जो ऑक्साइड फॉर्म होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा. तो प्रोवाइड सुटेबल एक्सप्लेनेशन. तो अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स अनदर क्वेश्चन. देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर मतलब इस वाले क्वेश्चन में कि अ वुमन हैज़ ओनली डॉटर्स.
एक वुमन है जिसको कि सिर्फ और सिर्फ डॉटर है, तो एनालाइज द सिचुएशन जेनेटिकली एंड प्रोवाइड अ सुटेबल एक्सप्लेनेशन, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है। अब देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर एक वुमन है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या है, बेटी है, डॉटर है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है तो उसका फादर रिस्पॉन्सिबल है। तो कैसे? जैसे देखिए यहाँ पर अगर सपोज करिए कि यहाँ पर ये स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म है, 4 स्पर्म लेता हूँ मैं, ये 4 स्पर्म है। अब मैन का जो मैन में जो क्रोमोसोम होता है वो कौन सा होता है? तो एक्स और वाई। अब इसमें हाफ क्रोमोसोम क्या, हाफ जो स्पर्म है वो एक्स क्रोमोसोम को क्या, एक्स क्रोमोसोम को कैरी करेगा, वहीं पर हाफ जो है वाई क्रोमोसोम को कैरी करेगा। क्या करेगा? वाई क्रोमोसोम को। अब यहाँ पर जो है ये एग है, मीन्स ओवा है। अब ओवा में जो होता है स्टूडेंट्स एक्स एक्स ही रहता है, तो यहाँ पर क्या है? एक्स है। अब सपोज करिए ये वाला स्पर्म आके इसको अगर फर्टिलाइज कर दिया तो यहाँ पर तो हो गया एक्स एक्स, इस वजह से क्या हो जाएगा? गर्ल का बर्थ होगा। अगर वहीं पर मान के चलिए इसको फर्टिलाइज कर दिया, इसको फर्टिलाइज कर दिया ये वाई वाला क्रोमोसोम, वाई वाला स्पर्म, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ पर तो पहले एक्स था ही, अब ये वाई बन जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो बॉय। तो अब बताइए वुमन को अगर सिर्फ और सिर्फ डॉटर है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ये मेन का स्पर्म ही रिस्पॉन्सिबल है। क्या स्टूडेंट्स? मेन का स्पर्म ही रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स इनडायरेक्ट वे में अगर देखें तो मैन ही, मतलब जो मैन है वही क्या है? तो रिस्पॉन्सिबल है। तो अब आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं? तो अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।